नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हम आपको कई जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आरजेडी खेमे को लेकर जो सामाजिक ताने बाने के साथ रणनीति पार्टी ने बनाई, किन सीटों पर कितने दावेदार किस समाज से, उसको लेकर हमने पहले आप तक खबर पहुंचाई थी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीजेपी से यादवों को लेकर क्या राजनीति और रणनीति बन रही है, दूसरी तरफ भूमिहारों को लेकर किस प्रकार की रणनीति पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी के अंदर रणनीति क्या है, कौन से चेहरे हैं जो प्रमुखता के साथ बीजेपी के अंदर बिहार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो दूसरी तरफ 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, कितने सीटों पर ब्राह्मण चेहरे उतारे गए, कौन जीता कौन हारा, और उसके बाद 2025 में पार्टी क्या सोच रही है। सबसे पहले जब हम बात बीजेपी की करते हैं और पार्टी के अंदर ब्राह्मण चेहरों की करते हैं, तो उसमें सतीश चंद्र दुबे, मंगल पांडे, अश्विनी चौबे, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, ये वो चेहरे हैं जो सबको मालूम है। लेकिन पार्टी टिकट किस तरीके से देती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। कहां कहां देती है, कैसे कैसे दे रही है, किसको दे रही है, किसे पहलवान बना रही है, ये जानना समझना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि 2020 के चुनाव पर अगर आप गौर करें तो बीजेपी ने पिछले चुनाव में 50 सवर्णों को टिकट दिया था, और जिन 50 सवर्णों को टिकट दिया था उसमें सबसे अधिक राजपूत समाज के कैंडिडेट थे, जिनकी संख्या 21 थी। भूमिहार समाज के कैंडिडेट 15 थे और ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट 11 थे और कायस्थ समाज के कैंडिडेट 3 थे। यानी कि बात जब हम ब्राह्मणों की करते हैं तो पिछले चुनाव 2020 में बीजेपी ने 11 कैंडिडेट ब्राह्मण समाज के मैदान में उतारे थे, यानी 11 सीटों पर उतारे थे। अब उन 11 सीटों के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि कितने पर जीत हुई, कितने पर हार मिली। तो अगर हम देखते हैं पूरे बिहार में तो 9 प्रमंडल हैं। पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, सारण प्रमंडल, तिरहुत का, पूर्णिया, भागलपुर प्रमंडल, दरभंगा, कोसी और मुंगेर। इन 9 प्रमंडलों में सभी 38 जिले समाहित हैं। और बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा बीजेपी का कि 11 सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे। उसमें सर्वाधिक कैंडिडेट जो थे वो पटना प्रमंडल में थे। यानी कि पटना प्रमंडल, जिसके अंदर पटना जिला, बक्सर जिला, कैमूर जिला, रोहतास, नालंदा, भोजपुर आता है, इस पटना प्रमंडल में 4 सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे थे। उनमें अगर बात करें तो सबसे पहला नाम बक्सर का आता है। देखिए, बक्सर की जब भी चर्चा करते हैं तो हम ब्राह्मण की ही चर्चा करते हैं। वहां पर जो अभी विधानसभा में विधायक हैं कांग्रेस के, मुन्ना तिवारी, वो भी ब्राह्मण हैं। जो पिछली बार बीजेपी से लड़े थे वो भी ब्राह्मण थे, परशुराम चौबे। हालांकि उनका निधन हो गया है 2023 में, अचानक से हार्ट अटैक आया, एक प्रदर्शन में शामिल थे और उसी दौरान उनका निधन हो गया। तो बक्सर की सीट पर बीजेपी ने परशुराम चौबे को उतारा था, चुनाव नहीं जीत पाए थे 2020 में। कैमूर जिले के भभुआ की सीट पर भी बीजेपी ने रिंकी रानी पांडे पूर्व विधायक को उतारा था, वो भी चुनाव नहीं जीत पाई थी। फिर रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा में राजेश्वर राज को बीजेपी ने उतारा था, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। और आरा जिले के, मतलब भोजपुर जिले के शाहपुर में भी बीजेपी ने मुन्नी देवी को उतारा था, वो भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। यानी कि पटना प्रमंडल में सर्वाधिक 4 सीटों पर बीजेपी ने ब्राह्मण चेहरे उतारे, ब्राह्मण कैंडिडेट बनाए, और सभी के सभी चारों कैंडिडेट चुनाव हार गए। शाहबाद की चर्चा हम करते ही हैं। 2020 में बीजेपी जो उसका गढ़ हुआ करता था वहां पर साफ हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी वहां पर साफ हो गई। और बड़ा दिलचस्प है ये आंकड़ा कि जितने भी
ब्राह्मण कैंडिडेट बीजेपी ने पटना प्रमंडल शाहबाद में बनाए, सभी के सभी अपना चुनाव हार गए, कोई भी जीत नहीं पाया। मगध की बात करें तो यहाँ पर अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा के जिले आते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस क्षेत्र में किसी भी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में नहीं उतारा। इसके बाद बात करते हैं सारण प्रमंडल की। सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, और बीजेपी इन तीनों जिलों को मिलाकर सिर्फ एक सीट पर ब्राह्मण चेहरा उतारती है विधानसभा में, और वो सीट है बैकुंठपुर। बैकुंठपुर में पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पर पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी को कैंडिडेट बनाया था, जो कि 24 के लोकसभा चुनाव में बक्सर से चुनाव लड़े थे। वहां पर भी भीतरघात के कारण वो चुनाव हार गए, और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी भीतरघात के वजह से ही चुनाव हार गए, क्योंकि कहा जाता है कि उस दौरान जेडीयू का जो संगठन है वो अपनी पार्टी के जो एक बागी राजपूत समाज के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतर गए थे, उनको जिताने में लग गया, और उसी वजह से मिथिलेश तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इसका खामियाजा भी एनडीए को कई सीटों पर भुगतना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मणों की नाराजगी देखी गई, और सारण, सिवान, गोपालगंज में कई जो सिटिंग सीट है वो एनडीए गंवा पड़ी। और इस आप समझ सकते हैं कि मिथिलेश तिवारी का कद गोपालगंज, सारण, सिवान में किस प्रकार का है। हालांकि फिर से एक बार बैकुंठपुर में वो तैयारी में जुट गए हैं, अब टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है। फिर हम बात करते हैं तिरहुत की। तिरहुत की जब हम बात करते हैं तो तिरहुत में कई जिले आते हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वैशाली और सीतामढ़ी शामिल है। इन 6 जिलों में सिर्फ एक जिला यानी कि चंपारण की जब बात करें तो वहां से गोविंदगंज विधानसभा पर बीजेपी ने एक ब्राह्मण चेहरे को कैंडिडेट बनाया। सुनील मणि तिवारी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। राजू तिवारी जो लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। फिर बात करते हैं पूर्णिया की। पूर्णिया की जब हम बात करते हैं तो अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, ये पूर्णिया प्रमंडल की जिले हैं, और इसके अंतर्गत भी बीजेपी ने किसी ब्राह्मण चेहरे को उम्मीदवार नहीं बनाया। भागलपुर प्रमंडल, बांका और भागलपुर 2 जिले आते हैं, इसमें एक भागलपुर में रोहित पांडे को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, चुनाव हार गए। दरभंगा प्रमंडल की बात करते हैं तो दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, ये 3 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें बड़ा आश्चर्य की बात है कि पटना प्रमंडल में जहां 4 सीटों पर ब्राह्मणों को कैंडिडेट बनाया गया, दरभंगा प्रमंडल जहां पर ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी मानी जाती है, यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे थे। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा चुनाव जीत गए। झंझारपुर से पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्रा, मधुबनी जिला का ये भी सीट है, यहाँ से वो चुनाव जीत गए, बिहार सरकार में मंत्री हैं। और केवटी जो कि दरभंगा जिले के अंतर्गत सीट आती है, मुरारी मोहन झा, वो चुनाव जीत गए। हालांकि केवटी की सीट को लेकर बहुत कुछ था, हरी सहनी मैदान में उतरे थे, लेकिन बाद में उन्होंने टिकट वापस कर दिया और मुरारी मोहन झा बीजेपी का टिकट लेकर आए, चुनाव जीत गए। कोसी की बात करें तो इस प्रमंडल के अंतर्गत मधेपुरा, सहरसा और सुपौल है, और इनमें से सहरसा में एक सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, आलोक रंजन झा। पिछली जो सरकार थी एनडीए की, यानी महागठबंधन से पहले वाली, उसमें आलोक रंजन झा जो है मंत्री भी बने थे। सहरसा से ये चुनाव जीते, और जीते भी किसके खिलाफ, तो लवली आनंद के खिलाफ। 1,03,000 वोट इनको मिला था। फिर मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो जिसमें बेगूसराय, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा आता है, यहाँ पर किसी भी ब्राह्मण को बीजेपी ने कैंडिडेट नहीं बनाया। तो कुल 243 सीटें और 38 जिले, 40 लोकसभा, और इस पूरे को अगर हम देखते हैं जोड़कर तो इसमें महज 11 सीटों पर बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारे। कितने पर जीत मिली, कितने पर हार मिली, ये सब कुछ हमने आपको विस्तार पूर्वक समझा दिया। कौन सी सीट जीते, कौन सी सीट हारे। सबसे बड़ी बात रही कि 4 सीट पटना प्रमंडल के सभी हार गए। दरभंगा प्रमंडल की 3 सीट सभी के सभी जीत गए। कोसी प्रमंडल की 1 सीट सहरसा, वो जीत गए।
तिरहुत प्रमंडल की एक सीट गोविंदगंज वो जीत गए। भागलपुर में भी उनको हार का सामना करना पड़ा, सारण में भी हार का सामना करना पड़ा, मगध पूर्णिया में उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे और मुंगेर प्रमंडल में भी कैंडिडेट नहीं उतारे। तो ये तो हो गई 2020 की बात। देखिए अब तो जातीय गणना भी हो गई है। जब बात हम सवर्णों की करते हैं तो सबसे ज्यादा आबादी जिसकी है वो ब्राह्मण ही है, यानी ब्राह्मण जो है राजपूत और भूमियार से इस जातीय गणना में सबसे ऊपर संख्या के लिहाज से है। तो अब देखना होगा कि 25 में सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। लेकिन देखिए कुछ सीटें हैं जहां पर 25 के चुनाव में वैकेंसी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे पहला पटना प्रमंडल का ही है, बक्सर की सीट परशुराम चौबे का निधन हो गया है। यहाँ पर अब बीजेपी किसे चुनाव लड़ाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए दो धुरियों की भी लड़ाई है, एक अश्विनी चौबे की जो यहाँ से पहले सांसद रहे हैं और एक मिथिलेश तिवारी की भी। अब दोनों के जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो दोनों के दोनों अब कोशिश में लगे हैं कि यहाँ पर जो भी उतरे उनका अपना उतरे, ताकि आगे जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए राह ज्यादा आसान रहे। अब ऐसे परिस्थिति में अगर बक्सर में हम नामों की चर्चा करते हैं तो आजकल एक नया नाम बहुत तेजी से बिहार के सियासी गलियारे में घूम रहा है और वो नाम है आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा पुलिस फोर्स की नौकरी छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने बीजेपी से आ गए बिहार, लेकिन टिकट नहीं मिला, बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए, निर्दलीय लड़ गए और उनके वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फिर जनसुराज में चल गए, लेकिन वहां भी कहा जा रहा है कि मनमुटाव हो गया है, वापस बीजेपी में आने की बातचीत चल रही है और बक्सर से विधानसभा लड़ेंगे या किसी और सीट से, ये देखने वाली बात होगी। तो एक आनंद मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही है कि अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो इनको भी टिकट मिल सकता है। अब देखना होगा डील क्या होती है, लेकिन अब तक तो केवल उहापोह की स्थिति है, आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर आना है तो देरी क्यों। फिर दूसरा नाम है वर्षा पांडे, ये भी वहां की मशहूर नेत्री हैं और काफी ज्यादा क्षेत्र में सक्रिय हैं। बीजेपी के संगठन में भी इनका नाम बहुत तेज है और वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर काम भी बहुत अच्छे तरीके से करती हैं, एक्टिव है। तीसरा नाम है एक राजकुमार चौबे, फिलहाल चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं किए हैं लेकिन दावेदारी ऐसा लगता है कि प्रस्तुत कर रहे हैं और विश्वामित्र संघ इनका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके। देखना होगा कि यही तीन नाम है या और भी बीजेपी के पास होंगे। फिर बात करेंगे भभुआ रिंकी रानी पांडे। अब रिंकी रानी पांडे पूर्व विधायक है, पिछली बार चुनाव लड़ी लेकिन हार गई, 2005 से 10 ये विधायक रही हैं। लेकिन उसी भभुआ से जो इनको हराए थे भरत बिंद, वो बीजेपी में आ गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सिटिंग विधायक जब बीजेपी में आ गए हैं आरजेडी छोड़कर, तो ज्यादातर यही उम्मीद है कि उनका चांस ज्यादा है। फिर बात करेंगे गोविंदगंज की। अब देखिए गोविंदगंज सुनील मणि तिवारी चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार जब बिहार की राजनीति में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी तो लोजपा रामविलास का इस सीट पर दावेदारी मजबूत है, क्योंकि 2015 में जब बीजेपी भी बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर पाई थी महागठबंधन के सामने, उस दौरान राजू तिवारी, लोजपा रामविलास उस समय लोजपा थी, उसके टिकट पर चुनाव लड़े और बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि पिछली बार लोजपा अकेले चुनाव लड़ी और फिर भी ये अच्छा खासा वोट लेकर आए, जीत नहीं पाए, लेकिन वोट इनके पास अच्छा खासा है। राजू तिवारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लोजपा रामविलास के, तो ऐसे में सुनील मणि तिवारी का टिकट बचेगा या जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो इन 3 सीटों पर दावेदारी तो बहुत तेजी से है। हालांकि 1-2 सीटें ऐसी हैं जहां पर कहा जा रहा है कि खुद जो विधायक है वो ना लड़कर अपने परिवार में से किसी को लड़ा सकते हैं। तो और केवटी की सीट भी है, तो यहाँ पर भी आप कह नहीं सकते हैं कि मुरारी मोहन झा फिर से रिपीट करेंगे या फिर गठबंधन में ये सीट किसी और को भी जा सकती है। तो बहुत कुछ इस बार आपको अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो ब्राह्मण समाज को लेकर बीजेपी के अंदर राजनीति है, चुनाव को लेकर जो चर्चा है, पिछले चुनाव में क्या कुछ हुआ था, वो तमाम आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपके इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।